हजारों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। मछली, मछली, ये झपटू नहीं, यहाँ नहीं झपटू नहीं। कहानी की शुरुआत समुद्र के तल से होती है, एक उत्सुक मछली से जो सागर की गहराइयों के नीचे रहती है। बहुत नीचे, आ गए। बहुत नीचे। मैं तुमसे पहले आ गई। ओह रुको, हम लोग शायद गलत जगह पर आ गए हैं। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ। हाँ, आगे जाने पर वहाँ कई तरह के शार्क मिलेंगे। उन्हीं शार्कों में से एक मेरा दोस्त है सैमी। वो अन्य शार्कों की तरह नहीं है। एक बार जब दुश्मनों ने मुझ पर हमला कर दिया था तो उसी सैमी ने अकेले मेरी जान बचाई थी। वो बहुत ही बहादुर और साहसी है। वो हमेशा मेरी जान बचाता है। वो सभी शार्कों में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वो अपने आप को कभी आगे नहीं करता। वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों की तरह नहीं है और इसीलिए वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अरे बाप रे, वो देखो हम लोगों की तरफ क्या आ रहा है। वो तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। ये कहीं भी जाता है वहाँ कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। हे ऑली, इस बार कौन सी मुसीबत लेकर आए हो? अगर कोई मुसीबत आई होगी तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। कैसी मुसीबत लाई हो? शार्क! ओ नहीं, इधर से भी शार्क! भागो! यहाँ कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। काश उन्हीं में से मेरी किसी से शादी हो जाती। वाओ, गोल्डन ब्लू मछली, क्या कमाल की लग रही हो। वाओ, आज तो मेरा नसीब बन गया। कितनी कमाल की शिकारिन है। लगता है आज ये कुछ ज्यादा ही भूखी है। बाकी मछलियों को उससे भगवान ही बचाए। क्या हाल है रॉक स्टार ब्रो? आज तो मेरा दिन कमाल का गुजरने वाला है। सुबह सुबह किसका शिकार करने के लिए दुम दबाकर बैठे हो? कोई मेरे साथ चलेगा? जो मेरे साथ चलेगा उसे मैं एक कमाल की जगह पर ले चलूंगा। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा भी है। वहाँ जाने पर एक अद्भुत शांति मिलती है। वैसी शांति पूरे समुद्र में कहीं नहीं मिलती है। काश अगर मेरी शादी हो गई होती तो अपनी वाइफ के साथ पिकनिक मनाने जाता। हे भगवान, जल्दी मेरी शादी करा दो। लॉयन फिश, अगर तुम भी मुझे मिल जाती तो मेरा नसीब चमक जाता। ये भी मछलियां कमाल लग रही हैं। ए, बुरा मत मानना, मैंने गलती से तुम्हें टच कर दिया है। ए, गोल्डन फिश, इधर देखो। बचाओ, बचाओ! शार्क! 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 इतना भी फूलंदेवी मत बनो। शार्क! शार्क? हाँ, शार्क! हम मुसीबत में हैं। केवल हमारा दोस्त शार्क ही हमारी मदद कर सकता है। रिलैक्स,
रिलैक्स रिलैक्स, डरो मत। देखो, मेरा दोस्त प्रेफर और मैं समुद्र में घूमते हुए बहुत दूर चले गए थे जहाँ पर बहुत सारे शार्क थे, बहुत ही खतरनाक। हम लोग अपने दोस्त शार्क को आवाज देना चाहते थे मगर उसके पहले ही बहुत सारे व्हेल वहाँ पर आ गए। फिर क्या हुआ? वो व्हेल हम लोगों को निकलना चाहती थी लेकिन हम लोग जैसे तैसे वहाँ से भागे और वो लोग हमारा पीछा करने लगे। अगर मैं और प्रेफर अलग अलग रास्तों पर नहीं भागते तो हमारी जान बचना मुश्किल हो जाती और भागते भागते हम दोनों यहाँ आकर मिले। वाह, कहानी तो बहुत दिलचस्प है। अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे पास आ चुके हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उससे मैं निपटूंगा। वैसे तुम लोग कौन हो? मेरा नाम क्लियोपैटर है, मैं एक एंगलर फिश हूँ, पर मेरे दोस्त मुझे क्लियो बुलाते हैं। तुम अपने सर पर कैसी टोपी पहनी हो? तुम अपने सर पर ये कैसी टोपी पहनी हो? ये टोपी नहीं है और ना ही मैंने कोई फूल लगाया है। मैंने कहा ना, मैं एक एंगलर फिश हूँ। वाओ, मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसी मछली कभी नहीं देखी। और तुम्हारे बगल में जो है उसके बारे में बताओ। ये मेरी दोस्त प्रेफर है, ये एक प्रेफर फिश है। तुम्हारा दोस्त तो देखने में कमाल लग रहा है, क्या कहती हो? इसकी भाषा तुम नहीं समझ पाओगे। ओह, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं प्रेफर मछलियों की भाषा नहीं बोल सकता हूँ। ये तो व्हेल के मुंह में लगभग पहुंच ही गई थी मगर भगवान का शुक्रिया, ये बच गई। ओह, इसके साथ तो गलत होने वाला था। बहुत गलत होने वाला था। मैं तो व्हेल को समझा बुझाकर मना लेती मगर वो तो राक्षसों की तरह भूखे थे और हमारा पीछा करने लगे। वो तो इससे निकलना चाहते थे। वो तो मेरा एक दोस्त था जिसे देखते ही मैं समझ गई कि मुसीबत आने वाली है और हम लोग सतर्क हो गए थे। इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन इस महासागर का कोई और छोर नहीं है। इतने बड़े महासागर में तुम अपने दोस्त को कैसे ढूंढ पाओगी? इस समुद्र में तुम्हें एक से बढ़कर एक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए अकेली ही काफी हूँ, आपको पता है। ओके, जरूर ढूंढेंगे। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन इतने बड़े महासागर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मैं इस महासागर के कोने कोने से वाकिफ हूँ, समझे आप? इसमें कोई सच्चाई भी है? 100%। मैं कई सालों से मछलियों के बारे में अध्ययन कर रही हूँ। साफ पानी में जितनी भी मछलियाँ पाई जाती है मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ, पर आपकी मदद मिल जाती तो बेहतर होता। बेशक, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझसे मदद मांगे और मैं उसकी मदद ना करूँ। ओके, तो फिर चले अपने दोस्त को ढूंढने। जरूर, तुम मुझे जहाँ चलने के लिए कहोगी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सुनो, हमारा एक दोस्त है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। सच में? कौन? उसका नाम है ब्रिश। वो समुद्र का कोना कोना जानता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे दोस्त के बारे में जरूर जानता होगा। कमाल है, मगर मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो। वो देखो प्रेफर, वो स्टोन फिश है, मगर तुम उसके करीब मत जाना। उसके पास जाने से कुछ नहीं होगा। वो हिंसक प्राणी नहीं है। वो हिंसक नहीं है? तुम जरा उसके करीब तो जाकर देखो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो हिंसक है या नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उसे रोज देखता हूँ। मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो एक हिंसक प्राणी है। स्टोन फिश को कमजोर समझने की भूल मत करना। उसका शरीर देखा, एकदम चट्टान की तरह मजबूत है। वो कुछ भी कर सकता है। इधर से चलो।
हाय फिश, कैसे हो तुम लोग? कैसे हो तुम लोग? ओहो, वो देखो, फ्लाइंग फिश। संभल कर रहना। संभल कर क्यों रहना होगा? वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी ही है। वो एक जहरीली मछली है। अच्छा, वो जहरीली मछली होती हैं। जरा उसके सुनहरे मुलायम पंख तो देखो। उसी पंख की सहायता से वो उड़ती है। उसके पीछे जो लोअर फिश है वो उसके बेहद करीबी मानी जाती है। तुम तो ज्ञानी पंडित हो। वाह, हम लोग कितनी शानदार जगह से गुजर रहे हैं ना। मुझे तो मजा आ गया। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत जगह है। उन मछलियों को देखो, क्या उनमें से कोई सुपर पावर है जिनके बारे में मैं नहीं जानता? ये मछलियाँ, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है। वो सब भी हमारी तरह साधारण मछलियाँ हैं। वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड है और हम लोगों की तरह वो हर तरह के क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेती हैं। और तुम्हें पता है, हम मछलियों के पास गिल्स होते हैं जिससे हम पानी से ऑक्सीजन खींचकर सांस ले पाते हैं। और हमारे शरीर पर कंचे होते हैं, बहुत सारे कंचे। हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं और अंडे भी देते हैं। वाह, Thanks. तुम तो बहुत स्मार्ट फिश हो। थैंक्स। क्या तुम्हें पता है, मछलियाँ लगभग 530 मिलियन वर्ष पहले भी हुआ करती थी। वाह, तुम कुछ ज्यादा ही वर्ष नहीं बता रही हो। तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मछलियाँ तो डायनासोर के भी पहले से पाई जाती हैं, पता है? तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? ये सब मैंने काफी अध्ययन के बाद पता लगाया। मैंने महासागर के जीवों के बारे में सब कुछ अध्ययन किया है। ओह, तो तुमने इन चीजों का अध्ययन किया है। तुम सच में बहुत स्मार्ट फिश हो। कुछ और बताओ। मैं तुम्हें बता दूं कि धरती के कुल हिस्सों के 70% पर महासागर है। धरती के कुल पानी में से 98.2% महासागर में पाया जाता है। ओह, चलो चलो, मैं तुम्हें कुछ और बता देता हूँ। क्या तुम्हें पता है इस धरती पर 5 महासागर हैं? बिल्कुल मुझे पता है। क्या तुम क्रम अनुसार बड़े महासागरों से लेकर छोटे महासागरों तक का नाम बता सकते हो? बताओ जरा। ये जगह मेरे पसंदीदा जगहों में से एक है। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। बड़े महासागरों से शुरू करके छोटे महासागरों तक का नाम बताना है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। उसके बाद नंबर आता है अटलांटिक महासागर। इसका एक और नाम है इंडिया से चिपका हुआ हिंद महासागर। अटलांटिक ओशन एक और है, क्या नाम है? ओह, याद आ गया, या वो है आर्कटिक महासागर। परेशान मत हो पैफर, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये समुद्री कछुआ है। ओह, समुद्री कछुआ है। लगता है ये भी हम लोगों की तरह कहीं जा रहा है। वाह, काफी मजा आ रहा है। समुद्री कछुआ कितना सुंदर है ना। ये भी काफी वर्ष पहले से पाए जाते हैं, लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले से। ये लोग भी तैरने में काफी माहिर होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, ये लोग हर साल हजारों हजार मील की यात्रा करते हैं। शायद मैं सही हूँ। समुद्री कछुओं की नजर दूरबीन के जैसे तेज होती है। इनमें सूंघने की शक्ति भी अद्भुत होती है। इनके कान नहीं होते, बट ये सेंस वाइब्रेशन और साउंड की फ्रीक्वेंसी को भाप लेते हैं।
नर समुद्री कछुआ कभी भी पानी से बाहर नहीं आता, लेकिन मादा समुद्री कछुआ अंडे देने के लिए समुद्र के किनारे चली जाती है और अंडे देने के बाद वो वापस पानी में लौट आती है और वो हमेशा ये करते हैं। वाओ, समुद्री कछुआ कितना समझदार होते हैं। समुद्री कछुओं को फिश में शामिल नहीं किया जाता, वो एक रेप्टाइल्स होते हैं। क्या रेप्टाइल्स? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही होता है। रेप्टाइल्स भी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। क्या तुम्हें पता है? समुद्री कछुए 7 प्रकार के होते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, उन 7 कछुओं में लेदर वैक्स समुद्री कछुआ सबसे बड़ा होता है। वो इंसानों की तरह लगभग 6 फीट लंबा होता है और उसका वजन 1000 पाउंड तक होता है। हे, वो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं? उसमें मेरा दोस्त ब्रिश भी है। हे विश, आजकल क्या चल रहा है भाई? हे सैम, क्या चलेगा यार, शादी करके लाइफ सेट करने के लिए इधर उधर दुल्हन ढूंढ रहा हूँ। ये सब भी तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ, ये पेट्रा है और वो प्रेफर। वो एक एंगल फिश और एक प्रेफर फिश। तुम्हारी तो चांदी कट रही है भाई। नहीं, ये दोनों सिर्फ मेरे दोस्त हैं। ये लोग व्हेल मछलियों से डरकर भाग रहे थे। ओह, इसका मतलब व्हेल मछलियाँ एंगल फिश को निकलना चाहती थीं और तुम्हारे दोस्त ने उन्हें आकर बचा लिया। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो मेरे पीछे चलो। मदद के लिए शुक्रिया। अरे मैं तो वैसे ही सबकी मदद करता रहता हूँ। हे, कहाँ चले गए तुम लोग? तुम लोग शार्क से बचकर रहना। गुड लक, बाद में मिलेंगे सैम। थैंक्स ब्रीज। बड़ा अजीब प्राणी है। हमें यहाँ से सीधे अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हम ये काम पहले ही शुरू कर चुके हैं। वाव, वो देखो। वाओ, एक साथ कितने सारे हैं। वाव, मजा आ गया। ये सब कैसे एक साथ घूम रहे हैं, देखो। हे दोस्तों, आज तुम लोग क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो? ओह, नंबर्स, कमाल है। वाओ, इन्हें भी गिनती आती है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं झुंड में ही जाते हैं और ये लोग अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं। वो लोग दुश्मनों से अपना बचाव भी करते हैं। ये एक साथ जाते हैं जिसकी वजह से शिकारी इनका शिकार नहीं कर पाते। शिकारी इन्हें झुंड में देखकर इन पर हमला नहीं कर पाते और वो लोग वापस चले जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का है। वाह, सब इकट्ठे होकर कैसे चकोर बना रहे हैं ना। ये जब ऐसे घूमते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लूडो का पासा घूम रहा हो। उनमें से अगर कोई गलती भी कर देता है तो वो जाकर ग्रुप में छुप जाता है और उन्हें पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तुम सही कह रही हो प्रेफर, ये बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये लोग 100 मील तक जाते हैं और वो भी 100 फीट नीचे। ये लोग जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। ये लोग बेहद तेज गति से चलते हैं और फुर्तीले भी होते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी दिशा भी बदल देते हैं। तुम्हें पता है ये मछलियाँ हमेशा 3 रूल्स फॉलो करती हैं। पहला, ये सब एक साथ एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरा? और दूसरा, ये अपने दोस्तों के हमेशा करीब रहते हैं। कमाल है। और तीसरा क्या है? और जब कोई दुश्मन इनके दोस्त पर हमला करता है तो ये सब एक साथ मिलकर अपने दोस्त को बचाते हैं। हे, प्रेफर उन लोगों से बात कर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? पर इन सारंडिसियों से कैसे बात कर सकती है? प्रेफर उनसे बात कर सकती है। प्रेफर, तुम जरा इन्हें बात करके दिखाओ, सही है ना? हाँ हाँ,
तुमने देखा, ये उनसे बात कर सकती है। ये कमाल है। वो बहुत तेजी से तैरते हैं। उन्हें पकड़ पाना कोई मामूली काम नहीं है। शार्क भी उन पर हमला नहीं कर सकते। ओ नहीं। ये लोग कोरल रीफों में जाकर छिप जाते हैं और शार्क इन्हें देख नहीं पाते, और तब शार्कों के लिए इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, तुम लोगों से मिलकर बहुत मजा आया। हमें यहाँ रुकने से क्या फायदा, चलो। वाओ, ये कोरल रीफ कितने दूर में फैला है यार। इन कोरल रीफों में कुछ बहुत ही मजेदार मछलियाँ पाई जाती हैं। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। कूल। कोरल फॉरेस्ट की तरफ कौन आ रहा है? कमाल की जगह है ना? ये बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है। कोरल रीफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल गर्म एरिया में स्लाइन वाटर में पाए जाते हैं। वो देखो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? इन्हें ब्रेन कोरल भी कहा जाता है, और ये भी हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल? मगर उन्हें ब्रेन कोरल क्यों कहा जाता है? वे लोग तेज होते हैं क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें ब्रेन कोरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शेप वैसी होती है। कमाल है। मैंने अपनी जिंदगी में ना तो कोई ब्रेन कोरल का नाम सुना था और ना ही देखा था। तुम कितनी स्मार्ट हो। ओह, थैंक यू सैम। कितने सारे कोरल रीफ हैं। कोरल रीफ की उत्पत्ति ग्लेशियर काल खत्म होने के बाद 10,000 वर्ष पहले हुआ था। बर्फ पिघलने के बाद समुद्र का लेवल ऊंचा हो गया था। कोरल रीफ ज्यादातर ऑल्केनिक आइलैंड के आसपास पाए जाते हैं, और ये अपना घर उसी आइलैंड के पास बनाती हैं, और उनमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओह, ऐसा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब खाने से शरीर को खनिज और मिनरल मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। कमाल है। और क्या तुम ये कहना चाहती हो कि कोरल भी जीवित होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि उनके अंदर भी जान होती है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसे। कोरल में जान होता है सैम। दरअसल सभी कोरल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिनसे उनका स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल हो जाता है, और उनका स्ट्रक्चर अंदर से बहुत ही मजबूत बन जाता है। सचमुच, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। कोरल प्लांट्स नहीं होते, वो जानवर होते हैं। क्या सिर्फ प्लेन जगहों पर पाए जाते? जरा ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि टहनियों की तरह उनके हाथ निकले हुए हैं। वो कोरल्स हजारों जीवों से मिलकर बने होते हैं। क्या तुम उन मछलियों के बारे में बात कर रही हो? नहीं, फिश नहीं, मैं इनवर्टिब्रेट के बारे में बात कर रही हूँ। ये इनवर्टिब्रेट क्या होता है? वो भी एक जीव होते हैं, मगर उनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती। उनमें से कुछ का आकार पेन की तरह होता है, मगर कुछ का आकार इंसानों से भी बड़ा होता है। उनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती? हाँ, बिना हड्डी के। तो उनकी आंखें कैसी होती होंगी? मुंह कैसा होता होगा? वो कोरल खाते कैसे होंगे? वर्टिब्रेट कोरलों में कई छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिससे वो छोटी मछलियों को निगल जाते हैं और उन्हें भोजन मिलता है। और ये छोटी मछलियाँ ही उनकी ऊर्जा का स्रोत होती हैं, और उनके पेट भी होते हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ। मुझे लगता है कि जितने भी एंगुलर फिश होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा तुम स्मार्ट हो। ओह नहीं, उतना भी नहीं। फिर भी मैं एक स्मार्ट एंगुलर फिश हूँ। ओह, वो देखो वहाँ, वो एक क्लाउन फिश है। वाह, कितना खूबसूरत है ना? ये मछलियाँ आसानी से इंसानों से हाथ नहीं मिलाती। क्लाउन फिश जब अपने दुश्मन के चंगुल में फंस जाती है, तो बाकी के क्लाउन फिश से मिलकर अपने दोस्तों की जान बचाती है। ये क्लाउन फिश बहुत तेज भागते हैं। ज्यादातर मामलों में जब इनके दुश्मन इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा करते हैं,
उन्हीं की तरह दिखने वाली लैंगी फिश में जाकर ये लोग मिल जाते हैं। लैंगी फिश बिल्कुल क्लाउन की तरह दिखने वाले, और ऐसे ये बच जाते हैं। इनकी दोस्ती को मानना पड़ेगा। काश मेरे पास भी ऐसा कोई दोस्त होता जो मेरे बुरे समय में काम आता। वो देखो, वो क्या है? वो ब्लू फिश है। वो भी कितना खूबसूरत है ना? वो जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा घातक भी है। उनके दोनों तरफ के पंख किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत नुकीले होते हैं। यही वजह है कि ब्लू टैंग मछली को डॉक्टर फिश भी कहा जाता है। अगर उसका कोई दुश्मन हो तो वो उस पर हमला करते हैं। उनके दोनों पंख ब्लू टैंग को दुश्मन के मुंह में जाने से बचा लेते हैं। यही वजह है कि ये मछली कहीं भी खुलेआम घूम लेती है और दुश्मन इस पर हमला भी नहीं कर सकते हैं। अरे वो देखो, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। स्क्वैड है ना? वो कितना कूल है ना? ऑलराइट स्क्वैड, समुद्र के खूबसूरत प्राणियों में इनकी गिनती की जाती है। इसकी वजह? फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में हजारों तरह के प्राणी पाए जाते हैं। उनके पास भी हमारी तरह गिल्स होते हैं, और कभी-कभी वो आकृत प्रॉस के पास मिक्स हो जाते हैं। उनके पास भी 8 पैर होते हैं। वो देखो, नीचे 2 और टेट्राक्लॉज दिखाई दे रहे हैं। ओह, मुझे तो लगता है कि ये शार्क पर भी भारी पड़ जाते होंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये बेहद वजनदार होते हैं। धरती पर जितने भी इन्वर्टिब्रेट पाए जाते हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा वजनदार होते हैं। अरे बाप रे, उतना भारी? बिल्कुल, और इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है, और उनके पास 3-3 सूंड होते हैं। 3-3 सूंड? ओह हाँ, ये कमाल है ना? ओह हाँ, सीओर्जेंस। सीओर्जेंस के 200 से ज्यादा टाइप होते हैं, जो कई तरह के रंग, रूप, आकार में पाए जाते हैं। कमाल है ना? और इन्हें बायलेटरल क्रिएचर भी कहा जाता है। बायलेटरल? बायलेटरल, इन्हें इसलिए बायलेटरल कहा जाता है क्योंकि इनके 5 सेंसेस होते हैं और पांचों आपस में बराबर होते हैं। इनके बचाव के लिए कुदरत ने इनके चारों तरफ कांटे भी लगाए हैं। ओह, मगर इनके पास तो कोई पंख नहीं है। उनके पास पंख भले ही नहीं है, मगर उनके पास पैर हैं। हालांकि ये अपने पैरों का इस्तेमाल कम ही करते हैं। ये लोग समुद्री प्रवाह के माध्यम से एक से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। ये अपना भोजन पत्तियों से प्राप्त करते हैं। ये आपस में झगड़ा भी करते हैं और कई बार तो 200 साल तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। हे भगवान, 2 साल तक बात नहीं करते? वाओ, वो देखो, सुनहरी मछली। वो तो बिल्कुल खाने वाली थाली की तरह लग रही है। वो कोई थाली नहीं, ओशियन फिश है। वेरी कूल। ओशियन सनफिश, उसे दुनिया की सर्वाधिक बड़ी मछलियों में शुमार किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ओला मोला। यही वजह है कि इन्हें मोला फिश भी कहा जाता है। और इनके वजन के बारे में तुम्हें पता है? ये 5-5 हजार पाउंड के होते हैं। क्या कहा? 5000 पाउंड? हाँ, ये 10 फीट लंबे और 8 फीट ऊंचे होते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा! महासागर में इतने बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इनके दुश्मन भी कम नहीं है। शार्क, वेल, लायन फिश, ये हमेशा सनफिश के शिकार में लगे रहते हैं। मजाक मत करो। मेरी बातों पर यकीन करो। कहीं ऐसा ना हो हमें जो वेल मछलियाँ पीछा कर रही हैं वो आकर इसे खा जाए। ओशियन फिश को जब इतना खतरा है तो ये फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती है? अरे वो नहीं, वो तो मेरा भाई है, कैच। कैच, कैसे हो भाई? ये सब मेरे दोस्त हैं। वेल मछली इनका पीछा कर रही थी। इससे ही इनका एक दोस्त कहीं बिछड़ गया है। ये सब उन्हें ढूंढ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। भाई तुमने कुछ सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और ये अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। इसने क्या कहा मुझे बताना। ये कमीना जरूर किसी जेलीफिश को ढूंढने निकला होगा, इसीलिए अभी तक इसका ध्यान कहीं और है। जेलीफिश? वाओ, आई लव जेलीफिश। इस इलाके में कुछ स्टिंज है, तुम लोग जरा संभल कर रहना। थैंक्स फॉर हेल्प गैस, तुमसे बाद में मिलते हैं। यहाँ कितने सारे मैरियर्स हैं ना। ये कमीने बहुत बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। क्या तुम्हारा कभी मैरियर्स से पाला पड़ा है? मगर ये जब भूखे होते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। मैं नहीं डरती हूँ। तुम प्रेफर? ठीक है फिर, जब तुम लोग के साथ मैं हूँ तो तुम लोगों को डरने की क्या जरूरत है? वाओ, हम लोग माइंड रीजो के इलाके में आ गए हैं। हाँ, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। चलो देखते हैं यहाँ कितने माइंड ट्रीज हैं। मैंने इस जगह के बारे में पहले सुना है। सच में कितना मजेदार जगह है ना। वाओ, ये क्या कह रहा है? ये हमसे माइंड ट्रीज के बारे में पूछ रहा है। ओह हाँ, ये हमसे माइंड ट्रीज के बारे में और ज्यादा जानकारी पाना चाहती है। तुम्हें कुछ पता है ना? ओह ठीक है, माइंड ट्रीज भी एक तरह की मछली होती है। हमेशा ये इंसानों के दुश्मन रहे हैं। ये कभी भी इंसानों को पसंद नहीं करते। ओह, मुझे तो लगता था कि इंसान इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे। ओह नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। जिस तरह तुमसे मछलियाँ दूर ही रहती हैं, वैसे ही ये मानव की नजर से दूर ही रहा करते हैं। ओह, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ यार। माइंड ट्रीज के बारे में कुछ और बताओ। इंसान से इस मछली का 36 का आंकड़ा रहा है। इंसान इसे डेविल फिश बुलाते हैं क्योंकि इनका शेप ही वैसा है। हाँ, वो दिखने में काफी बड़ा तो है। ये मछलियाँ अपने दोनों तरफ के पंख से पानी को पीछे की तरफ धकेलती हैं, जिससे ये आगे बढ़ पाती हैं। जब ये चलती हैं तो लगता है कि ये पानी में उड़ रही हो। हाँ, एक सुपर हीरो की तरह। बिल्कुल सही। और तुम्हें एक बात जानकर ताज्जुब होगा कि ये माइंड ट्रीज अपने साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, मुझे पता है। जिस तरह इंसान कारों की सफाई करवाते हैं, वैसे ही ये अपनी सफाई करवाते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हो। ये कारों की तरह अपनी सफाई भी एक दूसरे से करवा लेते हैं। ये अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देते हैं। ये बहुत कूल है। तुम्हें तो पता ही होगा कि इसकी दाढ़ी निकली होती है, छोटी छोटी दाढ़ी। ये कोई ऐसी वैसी मछली नहीं है। ये तुम एंग्लोरो की तरह ही बहुत यूनिक होती है। तुम लोगों के पास गिल्स होते हैं और माइट्रीज के पास दिमाग होता है। जितनी भी मछली पाई जाती है, उनमें अगर बॉडी और दिमाग की तुलना करें तो इनका रेसिप सबसे ज्यादा निकलेगा। उसकी इतनी तारीफ कर रही हो, कहीं तुम्हारा ईगो तो हर्ट नहीं हो रहा? खूबसूरती की तारीफ करना तो मेरी पैदाइशी गुण है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि तुम चाहे जैसे भी हो मगर फ्रेंडली हो। शुक्रिया दोस्त, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना अपने दोस्तों के लिए करता हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर मेरे दोस्तों से पूछ सकती हो मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ। हाँ, वो तो पता चल गया। हमें तुम बहुत पसंद आए। जेलीफिश। ओह, संभल कर रहना, उसके करीब मत जाना। वो दिखने में भले ही खूबसूरत होते हैं मगर वो जहरीले होते हैं। तुम्हें तो पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जेलीफिश नहीं है। हम आराम से स्विम कर सकते हैं। वो देखो प्रेफर, जेलीफिश सेलिंग फैन की तरह दिखने में लग रहा है। हाँ, इनकी बनावट बहुत अद्भुत होती है। इनकी बॉडी 95% लार और 5% प्रोटीन और सॉल्ट से बनी होती है। जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता। जेलीफिश के पास ना तो लंग्स होते हैं और ना ही हार्ट, ना खून होता है ना हड्डी, ना तो कोई कंकाल होता है और ना ही गिल्स होता है, और उनके अंदर कोई पार्ट नहीं पाया जाता।
क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है। वो उनके 3 लेयर्स होते हैं, एक डर्मिस, मेसोग्लिया और एक पतला लास्टिक की तरह पदार्थ होता है। उस लेयर को जर्मिस गैस्ट्रल कहते हैं। कमाल है ना? कमाल है। वो देखते कैसे हैं? सांस कैसे लेते हैं? जेलीफिश के ना तो हमारी तरह आंखें होती है और ना ही कान होते हैं, ना गिल्स होते हैं। फिर उन्हें कुछ पता कैसे चलता है? ये पानी में एक ही जगह रहते हैं क्या? दरअसल प्रकृति ने इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को अद्भुत बनाया है। ये पानी में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। ऊपर नीचे आने के दौरान पानी का केमिकल इनके ऊपर जो पड़ता है वही इनका भोजन है। That's cool. हाँ, ये भी मिलियंस वर्ष पहले से पाए जाते हैं। डायनासोर के समय से ही पाए जाते हैं ये। अगर इनके पास पंख नहीं होते तो ये तैरते कैसे हैं? इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक तैर सकते हैं। महासागरों के अन्य प्राणियों की तरह ये उतने भारी भरकम नहीं होते। इनके कुछ दोस्त इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं। ये अपने दोस्तों से मिलने वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। ये कभी अपनी जगह नहीं भूलते। ये दूर भी चले गए तो उसी दिशा से होते हुए अपनी जगह वापस आ जाते हैं। बाप रे। कुछ जेलीफिश बहुत पारदर्शी होते हैं। उनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। इनमें से कुछ का रंग रूप भिन्न भिन्न होते हैं, हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी। जेलीफिश हर रंगों में पाए जाते हैं। अमेजिंग! इमेजिन करो, जब ये लोग एक साथ चलते होंगे तो कितना खूबसूरत लगता होगा ना। मैंने उन्हें एक साथ देखा है। कुछ खुद पर निर्भर होते हैं तो कुछ अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। उनके माँ बाप उन्हें भोजन लाकर देते हैं तभी वो खा पाते हैं। ये अपने दुश्मनों से मिलकर मुकाबला करते हैं, एक साथ मिलकर। प्लीज तुम उनके मुंह के बारे में कुछ बताओ। भगवान ने इन्हें भी खाने के लिए एक छोटा सा मुंह दिया है। ये लोग अक्सर अपने ग्रुप में ही रहा करते हैं। इनके छत्ते में जो पंख होते हैं वो इनके लिए उंगलियों का काम करते हैं। ये सुनकर कितना अजीब लगता है ना। कितनी अलग अलग मछलियाँ हैं समुद्र के अंदर। वाओ, सुनकर बहुत अच्छा लगा। जेलीफिश के बारे में बात करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग जेलीफिश से जाकर टकरा जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हाँ? क्योंकि कुछ जेलीफिश आकार में काफी बड़े होते हैं। और पता है उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? उन्हें ब्लू कहा जाता है। वो ऐसा होता है? लिप्स? ओह, इतने सारे लिप्स! लगता है हम लिप्सों के इलाके में आ गए हैं। ये कितने शांत हैं, पेफर। इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा था। किसी से लड़ मत जाना दोस्तों। सही बोल रहे हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? इसमें डरने की क्या जरूरत है? अगर कुछ गलत होता है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना। मेरी बहादुरी के किस्से तुम किसी से भी पूछ सकती हो। मैं तुम्हें अपने दोस्त जॉन मैकाले की कहानी सुनाता हूँ। एक समय वो अकेले ही कितनी सारी मछलियों का एक साथ शिकार करता था। क्या सच में? तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया? वाह! ये मछलियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अपने दोस्त के बारे में बताओ। मछलियों का शिकार कैसे करना है किसी को उससे सीखना चाहिए। वो मछली को मारने में बहुत स्मार्ट है। एक दिन उसे मछली पकड़ने वाले औजार का पता चल गया। उसके बाद क्या था, उसने कई मछलियों को फंसाया। एक भी मछली उसके औजार से नहीं निकल सकती थी। ओह, तुम्हारा दोस्त तो बहुत चालाक है। सही कहा तुमने। मछुआरे बहुत पागल होते हैं। अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो मैं उन सब मछलियों को अभी साइड कर दूंगा। नहीं नहीं, रहने दो। थैंक यू सो मच। हम लोग बाहर निकल गए। हम लोगों की हेल्प करने के लिए शुक्रिया सैम। दोस्ती में कोई शुक्रिया नहीं होती। क्या तुम्हें कोई आइडिया है अभी हम कहाँ आ चुके हैं? मुझे लगता है कि हम लोग मॉरियस फिश के इलाके में पहुंचने वाले हैं। चलो। ओह, वो देखो, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा?
आज से पहले मैंने कभी किसी समुद्री घोड़े मछली के बारे में नहीं सुना था। तो आप देख लो, तुम्हारे सामने है समुद्री घोड़ा। इसे तो समुद्र का खजाना भी कहा जाता है। ये कोई मछली नहीं हो सकता, ये मछली है ही नहीं। ये मछली ही है। केवल समुद्री घोड़ा ही एक ऐसी मछली है जो अपराइट दोनों ही साइड से तैर सकती है। मेरा एक दोस्त है ग्लोन फिश, उसने मुझे एक बार समुद्री घोड़े के बारे में बताया था। समुद्री घोड़ा आधे घंटे में ही एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। वाह, कमाल है। ये बताओ, वो समुद्री घोड़ा तुम्हारी तरफ देख रहा है या मेरी तरफ? मैं तो कहूँगी वो तुम्हारी तरफ ही देख रहा है और मेरी तरफ भी। समुद्री घोड़ा अपने दोनों आँखों से एक ही बार में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है। वो एक आँख से आगे और दूसरे आँख से पीछे भी देख लेता है। उसके शरीर में चारों तरफ कांटे होते हैं। समुद्री घोड़े का पूंछ बहुत लचीला होता है। कभी कभी समुद्री घोड़ा अपने पूंछ से ही हवा में बहुत ऊंचाई तक पानी उड़ा लेता है। मैं तुम्हें समुद्री घोड़े के बारे में और भी मजेदार बातें बताती हूँ। इन्हें अपनी जिंदगी की बहुत फिक्र होती है। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए हमेशा तैरते रहते हैं और कभी-कभी इनसे इनका पूंछ भी अलग हो जाता है। मादा समुद्री घोड़ा एक बार में अपने पेट से 58 अंडे उत्पन्न करती है। समुद्री घोड़ा भी कैंगरू की तरह होते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है। चलो, वाओ, चलो इसकी भी खोज खबर लेते हैं। वाओ, मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। मगर ये तो किसी और कास्ट का है। ये तुम्हारा रिश्तेदार कैसे बन गया? मेरा बोला अगर तुम्हें गलत लगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना। दरअसल ये फ्रॉग फिश है। ये भी कमाल का होता है। ये चलता तो धीरे धीरे है, मगर जब दुश्मन इनका पीछा करते हैं तो ये बहुत तेज भागते हैं और इनके दुश्मन इन्हें पकड़ नहीं पाते। जरा यहाँ रुको। इसका कजिन भाई समुद्र की गहराइयों में रहता है। नाइस सीन यार। अरे वो देखो, शैतान भी दिख गया। इससे कोई बात मत करना। वो कोई शैतान नहीं है। ये एक बैंडेड सीक्रेट है। समुद्री सांप, जहरीला, बेहद शक्तिशाली सांप। वो एक बार जिसे डस लेता है, उसे पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बोली पेट्रा। मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों को देख पाएगा। अगर उसने देख भी लिया तो हमसे जीत नहीं पाएगा। चलो उसका पीछा करते हैं। जैसा तुम देख सकते हो वो बहुत फास्ट तैरती है। वो एम्फिबियन भी होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो पानी में और धरती दोनों जगह पर रह सकते हैं। ये क्या है भाई? तुम हम लोगों का रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे फ्री फिश खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे रहते तुम मेरे दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अगर तुम मेरे दोस्त को खाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हे पेट्रा, तुम ही समझाओ इसे। हाय मिस्टर इल। मेरा नाम मार्टिन है, मार्टिन मोरेलियर, समझ गई? ओह मार्टी, क्या तुम्हें मेरा दोस्त आर्कीप्लॉस दिखाई दिया कहीं? मेरे सामने तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा भी होगा तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम उसे देखे या नहीं देखे ये बताओ। हाँ, मैंने देखा। कुछ शार्क उसका पीछा कर रहे थे। वो किस तरफ गए हैं? ये जानना मेरा काम नहीं। तुम बेवजह मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। आप शांत हो जाओ और जो पूछ रहा हो उसका जवाब दो। पहले तुम लोग अपना नाम बताओ। तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। नहीं। मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा?
मुझ में तो केवल हड्डी ही हड्डी है। देखो भाई, साफ साफ बताओ, तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? मैं तुम लोगों से एक डील करूंगा। मैं तुम लोगों से 3 सवाल करूंगा जो मोरियल के बारे में होगा। अगर तुम लोग मेरे 3 सवाल का सही सही जवाब दे देते हो, फिर तुम लोग जो चाहोगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग एक भी सवाल का गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सैम, रुको, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम जो भी सवाल पूछोगे पेट्रा उन सवालों का जवाब देगी, ठीक है ना पेट्रा? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ। ओके, पहला प्रश्न, हम मोरियल मछली होते हैं या कि सांप होते हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ मोरियल, तुम लोग मछली हो ना, कोई सांप नहीं। यहाँ तक कि तुम लोग एक रेप्टाइल्स की तरह दिखते हो। तुम लोगों के ऊपर भले ही कोई स्किल्स नहीं होता, फिर भी तुम लोग एक मछली हो ना। वेरी वेल, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब दूसरा प्रश्न तुम्हारे सामने है। हम लोग हमेशा अपना मुंह क्यों खुला रखते हैं? तुम लोग अपना मुंह हमेशा इसलिए खुले रखते हो ताकि तुम वाटर फ्लो में भी अपना बैलेंस बना कर रखो और तुम लोग आसानी से सांस भी ले सको। और इसलिए मुंह खुले रखते हो कि तुम्हारा खाना सीधे तुम्हारे मुंह में चला आता है। मैं तुम्हें भी खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसका जवाब सही सही दे रही हो। फिर भी अभी तुमसे आखिरी प्रश्न पूछना बाकी है। लास्ट प्रश्न तुमने इतना भारी क्यों पूछ लिया? मोरियल, हम लोगों में एक चीज अलग होती है। क्या यह प्रश्न बहुत मुश्किल है? नहीं, बेशक ऐसा होता है कि मोरियल के बारे में अमेजिंग बात ये होती है कि वो मोरियल्स की पूंछें 6 फीट तक लंबी और जबड़े 15-15 फीट तक लंबे होते हैं। मोरियल्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये भी होता है कि उनके सर से लेकर पांव तक धब्बों की तरह छाप लगे होते हैं, लेकिन बाकी मछलियों की तरह ये एबैक्टोरल एम्फियन नहीं होते। बिल्कुल सही बोल रही हो। मोरियल्स प्राइमरी होते हैं, ना कि टर्नल। वो रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। और बताओ। मोरियल्स अपने शिकार को निगलने के लिए उनके मांद के आसपास छुपे रहते हैं। मोरियल्स खुफिया शिकारी होते हैं। एक बार जो शिकार मोरियल्स के चंगुल में फंस गया, उन्हें बचना नामुमकिन होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम इतना सही सही कैसे बता रही हो? और कुछ बताओ। मोरियल्स कार्निवोरस होते हैं, इसीलिए उन्हें मांस खाना बहुत पसंद होता है। मोरियल्स का फेवरेट खाना ऑक्टोपस, स्वेट कटर फिश, मॉलस फिश। ऑक्टोपस फिश, राइट। मोरियल्स का शिकार करना कोई आसान काम नहीं होता। मोरियल्स जमीन से चिपक जाते हैं और शिकारी उन्हें नहीं देख पाते। इन सब चीजों के अलावा मोरियल्स सड़ी गली कोई भी चीज खा लेते हैं, है ना? मोरियल्स के पास 2 नुकीले दांत होते हैं, एक जबड़े में होता है और दूसरा गले में। सही बात है ना? मैंने सही कहा ना? सही कहा। गले में जो दांत होता है वो खाने के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे पचाने में आसानी होती है। बिल्कुल सही है ना? मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। और जबड़े में जो दांत होते हैं उसका, इसके अलावा हम लोगों के और भी दांत होते हैं। हाँ, मोरियल्स
मॉरियल्स के पास और भी दांत होते हैं जो उनके पेट में कोई भी गलत चीज जाने से रोक देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोले। मॉरियल्स खुफिया शिकारी होते हैं, मगर इन्हें कुछ समुद्री जीवों से खतरा रहता है, जैसे शार्क, व्हेल, क्रूपर्स, पैराक्यूचर्स और भी बहुत सारे। बस मेरे सामने तुम उन पैराक्यूटर्स का नाम मत लो। मेरे सामने उनकी क्या औकात है। ओह, मैं तुम्हारी बातों से संतुष्ट हूँ। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि पेपर फिश खाने से मॉरियल्स को क्या नुकसान होता है? सबसे पहले पेपर फिश के खाते ही मॉरियल्स के पेट में बुलबुले बनने लगते हैं। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुमने तीनों प्रश्नों का सही सही जवाब दे दिया। अब बकवास बंद करो। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। वादा तो वादा होता है। मैंने जो देखा वो तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैंने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है। मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने देखा तुम्हारे दोस्त के पीछे कई सारे शार्क पड़े हुए थे, खतरनाक शार्क। अपने नोकीले दांत से उसे अंदर करने के लिए बेचैन थे। ऐसा लगता था वो तुम्हारे दोस्त को किसी भी कीमत पर खा कर रहेंगे। तुम्हारे दोस्त को छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रहा था। वो एक जगह छुपने के लिए गया, वहाँ भी उसके दुश्मन मुंह खोल के खड़े थे। इसीलिए मैं उस पर चिल्लाया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो उसे खत्म कर दो। फिर वो इस गुफा में घुस गया जिसमें शार्क नहीं घुस सकते, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता बहुत पतला था। उसके बाद मैं तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए शार्क से लड़ने चला गया और सारे शार्क को मैंने भगा दिया। वाह, वो तो बहुत चालाक निकला। हाँ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं भी शार्कों से बहुत नफरत करता हूँ। मैं ऑक्टोपस को खाना जितना पसंद नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं शार्कों से नफरत करता हूँ। बिल्कुल सही। जनरली मैं मौरी इस पर विश्वास तो नहीं करता हूँ, लेकिन आज के बाद मौरी के प्रति मेरा सोच बदल गया है। अब चलो दोस्तों। ओह, थैंक्स। तुम्हारे हेल्प के लिए शुक्रिया मैरियल्स। मेरा मतलब है मार्टिन। दोबारा मत कहना कि मैंने तुम लोगों की हेल्प की। वो मेरा पर्सनल मैटर था। ओके दोस्तों, हम एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। हम लोग खारे जल में रहने वाली मछली हैं। हम लोग फ्रेश वाटर में ज्यादातर टिक नहीं पाएंगे। अगर हम लोग फ्रेश वाटर में गए तो हम मर जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तुम अपने दोस्त ऑक्टोपस को कैसे ढूंढ पाओगी? वो तो खारे पानी के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। कुछ शार्क और कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जो खारे पानी और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर रह सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हमारा दोस्त हमें छोड़कर फ्रेश वाटर में कैसे रह सकता है? ओह, तो तुम्हें लगता है कि वो उधर नहीं होगी? यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, फिर भी हमें अपने दोस्त को ढूंढने के लिए सूर्य ढलने से पहले उधर चलना होगा। देखो सैम, वो पफर फिश। एक और परफर फिश। लेकिन वो परफर फिश हमारे परफर फिश से बहुत बड़ा है। कहीं ये दूसरी मछली तो नहीं है? ये भले ही हमारे पफर की तरह नहीं दिख रहा हो, मगर ये तो एक पफर ही है। ये भी शार्क से उतना ही डरते हैं। वो बड़ा हो गया है फूलकर, पर वो पफर ही है। अविश्वसनीय। अगर तुम परफर फिश के बारे में मुझे कुछ जानकारी दो। पफर बहुत क्लासिक होते हैं। ये सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। ये अन्य मछलियों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। पफर की सूंघने की क्षमता बहुत शक्तिशाली होती है।
पफर का पेट बहुत ही लचीला होता है। इनके गर्दन के आसपास एक खास सेफ होता है, लेकिन जिससे वो सुनने का काम भी करते हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना पफर? मैं समझ गया, मुझे सामने कुछ लुप्स दिखाई दे रहा है। एक बार मेरा उससे भिड़ंत हो गया था सैम। पफर देखने में तो बहुत खतरनाक नहीं लगते, लेकिन उसके पेट में उतनी जगह होती है कि 3 दर्जन इंसानों को मारकर खा सकते हैं वो। ओह, उसने क्या कहा पफर? वो शार्क के बारे में बहुत कुछ जानता है। पूरे समुद्र के प्राणी उसके बारे में बात करते हैं। अविश्वसनीय, मगर वो क्या जानता है? ये बोल रहा है कि हम लोग लाफ्टर सेप से खास लगाव रखते हैं। लाफ्टर सेप्स क्या होता है? वो भी एक समुद्री प्राणी होते हैं जो पहले भी मेरी मदद कर चुके हैं। वो लोग जरूर मदद करेंगे। ग्रेट, मगर लाफ्टर सेप्स क्या होता है? ये है समुद्री जहाज। ओह, तो ये है वो समुद्री जहाज। सही कहा। मैं काफी समय पहले से सुनती आ रही हूँ कि इंसान समुद्र में कोई खजाना ढूंढने आते हैं। मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है। ओह, आखिर वो किस तरह का खजाना ढूंढते आते हैं? क्या वो हीरा ढूंढने आते हैं या लैक टेबल ट्रस्ट प्रिंसेस? ओह नहीं, गोल्ड। वो लोग गोल्ड ढूंढने आते हैं। गोल्ड? मगर वो लोग गोल्ड का क्या करते हैं? क्या गोल्ड हमारे किसी काम का नहीं है? दरअसल मुझे कंफर्म नहीं पता इंसान गोल्ड का क्या करते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ हलचल हो रही है। ओह, अरे वो तो कोई इंसान है। समुद्र में इंसान तैर रहे हैं, मगर वो लोग सांस कैसे ले पा रहे हैं? अब ये मत कहना कि इंसान भी मछली ही होते हैं। नहीं यार, इंसान ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चलने वाली तकनीक बना चुके हैं। वो अपने साथ एक बैग ऑक्सीजन का लेकर चलते हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इंसानों के समुद्र में आने से बाकी प्राणियों पर उनका असर पड़ता है? ओह हाँ, इंसानों के आने से हम सब पर बहुत गहरा असर हुआ है। लाफ्टर जरूर उस जहाज के अंदर होंगे। हमें जाकर उन्हें देखना चाहिए। प्रफर ने क्या बोला? अंदर शार्क हो सकता है। ये जहाज बहुत पुरानी है। कोई ना कोई एक शिकारी पफर फिश को मार सकता है, लेकिन जब हम लोग हैं तो किसी को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ पफर, शार्क बहुत डरावने होते हैं और गुस्सैल भी होते हैं, बहुत ही खतरनाक। इंसान उसे समुद्री कुत्ता भी कहते हैं। समुद्री कुत्ता? लेकिन वो मुझे तो कुत्ते की तरह नहीं दिखते। इंसानों ने शार्कों को तरह तरह के नाम दिए हैं। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ होगा कि वो लोग दिलचस्प प्राणी होते हैं। वो उन्हें प्री हिस्टोरिक शिकारी भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक ही क्यों? क्योंकि शार्क हजारों साल से महासागरों पर हुकूमत करते आए हैं, लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले से। अरे बाप रे बाप, इतने समय से? हाँ, जरा उन्हें देखो, उनके तैरने का स्टाइल देखो। क्या तुम्हें पता है कि शार्क की बॉडी में कोई हड्डी नहीं होती? उनका कंकाल छोटे छोटे टिश्यूओं से मिलकर बना होता है, जैसे मैनर्स के होते हैं। सैम, खैर मैनर्स और शार्क नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। अब तुम ये मत कहना कि शार्क मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे लगता तो है, लेकिन वो देखो सैम, सभी शार्क हमेशा खाने के लिए लालायित नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए व्हेल शार्क ही ले लो। ये दुनिया के सबसे बड़े शार्कों में से एक। इनके अंदर फिल्टर भी लगी होती है। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा है। हाँ, लेकिन ये बहुत जेंटल भी होते हैं। मैं भी कभी कभार इसके साथ घुमा हूँ। तुम्हें पता है ये मेरे बहुत नजदीकी हैं। वाओ, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है शार्क कितने प्रकार के होते हैं? शार्क 400 से भी ज्यादा प्रकार के होते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
तुम्हें पता है क्या इन शार्कों की उम्र कितनी होती है? ये बहुत सालों तक जीते हैं, है ना कमाल की बात? ओह वो देखो, एक और शार्क। नॉक शार्क सभी शार्कों से ज्यादा आलसी होते हैं। वो ठंड के महीनों में कहीं नहीं जाते हैं और ये अन्य शार्कों की तरह खाने में उतना उतावला भी नहीं रहते। यही वजह है कि ये हर समय मछलियों के पीछे नहीं भागते और ये ज्यादातर अपना जीवन समुद्र के निचले तल में ही गुजारते हैं। शार्क की आंखें कितनी खूबसूरत होती है ना? लगता है वो हर समय सीरियस ही रहते हैं। हाँ, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है। ये अपना शिकार ठंडे पानी में भी आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा इनके सूंघने की क्षमता भी बेहद अद्भुत होती है। मतलब वो भी एक हंटिंग मशीन ही होते हैं। उनके शिकार का अंदाजा तुम उनके दांतों को देखकर लगा सकते हो। शार्क के पास कई सारे दांत होते हैं। अगर एक टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। कमाल है ना? हाँ सच में, इसके पास कई सारे दांत हैं। लगता है जैसे ये सेनाओं की एक टीम हो। इतने सारे दांतों का वो क्या करते होंगे? हाँ, अगर शार्क की एक दांत टूट भी गई तो बड़ी आसानी से उसकी जगह दूसरी दांत आ जाती है। शार्क के दांत भी कई तरह के होते हैं। कुछ फ्लैट होते हैं जो प्लैंकटन्स खाने में मदद करते हैं। इसके अलावा उनकी नुकीली दांतें होती हैं, जिस वजह से वो किसी भी हड्डी को चकनाचूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को भी। उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होती। अरे बाप रे! कुछ शार्क पूरी तरह से उजले होते हैं। उजले? पूरी तरह से उजले होते हैं? वाओ! हाँ, वैसे एक वेल मेरे दोस्त का पीछा कर रहा था जो बहुत बड़ा भी था। लगभग 20 फीट लंबा। शार्कों का वजन 5000 पाउंड तक के होते हैं। इन्हें समुद्र का डेडली फिश भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है मैन ईटर। ये हर साल 5 से 10 लोगों को मारकर खा लेते हैं। ये तो बेहद खतरनाक होते हैं। व्हाइट शार्क कार्निवोरस होते हैं, जो छोटे व्हेल, समुद्री घोड़ा, समुद्री सांप, समुद्री कछुआ और सांप, इन सब को व्हाइट शार्क खा जाते हैं। वो देखो, वहाँ तैरता हुआ जो जा रहा है, उसे देखो। लगता है जैसे कोई हैमर जा रहा है। स्वीट! हैमर भी एक तरह का शार्क होता है। बहुत ही एग्रेसिव होते हैं वो। हैमर के शरीर का बाहरी बनावट देखो, क्या तुमने देखा? और हैमर की आंखें देखो, 308 डिग्री घूम सकती है। इसका मतलब होता है कि हैमर अपनी आंखों से एक बार में ऊपर नीचे कभी भी एक साथ देख सकता है, बड़ी ही आसानी से, और जो कि हैमर के लिए एक वरदान के जैसा है और बाकियों के लिए ये एक श्राप के जैसा है। प्रफर ने क्या कहा? ये उस शार्क की तरफ देखने को कह रही है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? छोटी छोटी मछलियाँ उसके साथ साथ चल रही है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? छोटी छोटी मछलियाँ उसके साथ साथ चल रही है। उन्हें रेमोरस कहते हैं। रेमोरस एक तरह से मछलियों के गुलाम होते हैं। वो एक साथ बड़ी मछलियों पर हमला बोल देते हैं। एक्चुअली शार्क जब भी अपना शिकार देखते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाकर उस तक पहुंच जाते हैं। क्या शार्क मुझसे भी तेज तैर सकता है? कुछ शार्क 1 घंटे में 20 मील तक की यात्रा कर सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। बेहतर तो यही होता कि हमारा उससे पाला नहीं पड़ता। वो देखो, नीचे एक जहाज पलटा है। हमें शार्क का डर छोड़कर शिप के अंदर जाना चाहिए। चलो चलते हैं। ओह, हेलो लिटिल फिश। हमारे जहाज में तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। मगर मैजिकल ऑक्स्टर उस खजाने का क्या करेंगे? हम लोग मैजिक लॉबस्टर हैं। इस शिप पर जितने भी खजाने हैं, हम उन सब के मालिक हैं। ओह वाओ, मगर मैजिकल ऑक्स्टर इस खजाने का क्या करेंगे?
हमें जो मन करेगा हम वो करेंगे। रियली? ये तो बेहद अद्भुत दिख रहा है। वो देखो, हमने एक कैचर को भी बंधक बना रखा है। हम लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हम लोग तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर देंगे अगर तुम हमारे 3 सवालों का सही सही जवाब दो जो ग्रह स्टेशन के बारे में होगा। ग्रॉस्टी? ये नहीं, ग्रह स्टेशन। क्या तुम लोगों में से कोई भी ग्रह स्टेशन के बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे पता है। मुझे ग्रह स्टेशन के बारे में सब कुछ पता है। वाह! मैं तुम्हारा जवाब सुनकर खुश हुआ। क्या प्रेफर भी मैजिक लॉबस्टर के बारे में कुछ जानती है? उसे छोड़ो, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। ठीक है, मैं तुमसे पहला सवाल पूछता हूँ। ग्रह स्टेशन का कंकाल कहाँ मिलेगा? ये कैसा प्रश्न है? ग्रह स्टेशन के शरीर में तो कोई कंकाल होता ही नहीं है। ये प्रश्न उतना भी मुश्किल नहीं है सैम, क्योंकि ग्रह स्टेशन का कंकाल उसके शरीर के बाहर पाया जाता है। क्या? बिल्कुल सही। ग्रह स्टेशन के कंकाल ही ग्रह स्टेशन की बॉडी को ढक कर रखते हैं। वो कंकाल बेहद कठोर होते हैं। वाह, वेल डन माय डियर। अब तुम्हें सिर्फ 2 प्रश्नों का सही जवाब देना है। मैं तैयार हूँ। ओके, दूसरा सवाल बहुत छोटा है। ग्रह स्टेशन के पास कितनी पूंछें होती हैं? ये तो बहुत आसान है। उसके पास 2 पूंछें होती हैं। स्काई ब्लू, वेल डन। अब तीसरा प्रश्न, ये इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है। एंथ्रू क्रैब 1 और हेरीमेंट क्रैब्स के बीच क्या अंतर होता है? रुको पफर, दोनों क्रैब्सों के बीच क्या अंतर होता है? जरा मुझे सोचने दो। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। समझ गई। वेल, हर्मी क्रैब्स ये कोई क्रैब्स नहीं होते। एंथ्रू क्रैब्स के 5 पैर होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, जिसमें नर्व फ्लैक्स भी शामिल होता है। इसके अलावा उसके पास 2 पूंछें भी होती हैं जो उसका वजन बढ़ाती हैं, जिससे उनको ये भी फायदा होता है कि वो सर्कुलेट्स वाटर में भी चल देते हैं और वो अपने दोनों आगे के पैरों की सहायता से आसानी से तैर लेते हैं। अब हर्मी क्रैब्स, उनके पास भी वैसे ही 5 पैर होते हैं, लेकिन उनके 4 पैर दिखाई देते हैं और 5वां पैर उनके अंदर के सेल्स में छुपा होता है, जिसकी सहायता से वे अपने गिल्स को साफ करते हैं। वेरी गुड। और बोलो। फीमेल भी साफ कर लेते हैं। ठीक है, बोलती हूँ। हर्मी क्रैब समुद्र के दूसरे प्राणियों को नहीं देख पाते हैं, जैसे कि स्नेल। हर्मी क्रैब्स कुछ भी खा सकते हैं और वो उसे बड़ी आसानी से पचा लेते हैं। उसके शरीर का बाहरी हिस्सा भी बेहद लचीला होता है, जिसे बड़ी आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है और उनके पीछे का उठा हुआ भाग उनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये अपने नेचुरल सेल्स का उपयोग करते हैं। इससे ये अपने शरीर के अन्य भागों की साफ सफाई करते हैं और उनकी हड्डी और उनके सेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो है ना ये कमाल की बात? उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं। ओहो, हम लोग तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। एंगुलर फिश, क्या तुम और बोलना चाहती हो? वेल, रेगुलर हर फिश पानी में मेजॉरिटी के साथ रहती है। ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये ज्यादा समय या तो पानी में रहते हैं या फिर किनारे पर रहते हैं, जबकि हर्मी क्रैब्स पूरी तरह पानी पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि सॉल्ट वाटर हर्मी क्रैब्स ये समुद्र के निचले तल में पाए जाते हैं और ये खुले स्थानों पर रहते हैं, जबकि वाटर हर्मी क्रैब्स बीच पर रहते हैं। कभी कभार समुद्री लहरों से मीलों तक दूर चले जाते हैं। ओह, बहुत हो गया। तुम एग्जाम में पास हो गई। अब तुम कोई भी एक विश मांग सकती हो। तो बताओ,
हम तुम्हारे लिए क्या करें? हम लोग अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, ऑक्टोपस को। ओह हो, सर्कल ब्लू, उसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों ने देखा कुछ शार्क उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने शार्क को भगाकर उसे बचा लिया। शार्कों के भगा देने के बाद हमने उससे कहा कि तुम हमसे कोई भी मदद मांग सकते हो। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? इसका मतलब आप लोगों ने उसे फ्रेश वाटर की तरफ भगा दिया? हाँ हाँ, हमने ऐसा ही किया, उसकी एक विश पूरी कर दी। अब तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, हमें भी फ्रेश वाटर में जाने का वरदान दे दो, ताकि हम लोग भी अपने दोस्त को ढूंढ सके। वो हमसे बिछड़ गया है और उसे वापस घर तक पहुंचा सके। तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। जाओ, मैं अपना जादू तुम्हें देता हूँ। फ्रेश वाटर में तुम्हें जाने से कुछ नहीं होगा। कासो कासो कासो, अब तुम लोग सीधा फ्रेश वाटर में पहुँच जाओ। ओह बेबी, हम लोग स्लो मोशन में उड़ रहे हैं। चढ़ना मत दोस्तों, पकड़ के रहना, संभल के रहना दोस्तों। हम लोगों को कुछ नहीं होगा। ऐसा उनके जादू के प्रकोप की वजह से हो रहा है। उनकी वजह से हम लोग फ्रेश वाटर में पहुंच चुके हैं। ये फ्रेश वाटर है? सैमन! अभी हम लोग सैमनों के इलाके से गुजर रहे हैं। अपस्ट्रीम। सैमन एक ऐसे मछली होते हैं जो महासागर और लेक दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। साइमन फ्रेश वाटर के साथ साथ सॉल्ट वाटर में भी रह लेते हैं। ये तो उनके लिए वरदान से कम नहीं है। कैसे करते हैं ये लोग? हाँ, ये लोग नदी से समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ से घूम फिर कर फिर नदी में चले जाते हैं। कुछ सैमन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसी जगह पर आते हैं जहाँ से वो गए थे। वो अपना मार्ग हमेशा याद रखते हैं। लेकिन वो ठीक वहीं पर कैसे पहुंच जाते हैं? ये सूंघ कर अपने इलाके का पता लगा लेते हैं। उनके गर्द में एक विशेष प्रकार का फॉर्मिंग पाया जाता है। कुछ साइमन हजार मील चले जाते हैं और उसके बाद भी वो अपने घर वापस चले जाते हैं। वाओ, उसे देखो, याहू! हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? लगता है हम लोग किसी नदी में पहुँच चुके हैं जो काफी दूर तक फैला हुआ है। नदियों की लंबाई हजार मील लंबी होती है। इतना बड़ा? ओह हाँ, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अमेरिका में है। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न है। अमेज़न में हजारों तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। उस नदी के दूर दराज क्षेत्रों में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अमेज़न दुनिया के कुछ यूनिक स्पेसीज का घर है, जैसे प्रवनर। वो हर जगह नहीं पाया जाता। डोंट वरी पफर, अमेज़न जंगल उनके लिए रहने वाला सुरक्षित स्थान है। वो अमेज़न जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ और क्या क्या पाया जाता है? वो देखो, मेंढक। जो मेंढक तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एम्फियन होते हैं। नहीं, एम्फियन इसका मतलब होता है दो तरह की जिंदगी। उनकी जिंदगी की शुरुआत पानी से होती है, जहाँ मेंढक अंडा देती है। शुरू में तो मेंढक मछली की तरह ही दिखती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका पैर बड़ा हो जाता है और वो मेंढक की तरह दिखने लगते हैं। लेकिन अभी तक वो पानी में ही रहते हैं, ना कि बाहर। वो पानी में बहुत अच्छे से तैर लेते हैं। दुनिया में मेंढक के हजारों प्रकार पाए जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म स्थान पर रहना ही पसंद करते हैं। और रात गुजरने के बाद जैसे ही सूरज उगता है वो ऊपर की तरफ भागते हैं। फिर वो ऊपर आकर गर्म पानी में रहते हैं। बिल्कुल सही। मेंढक की जीभ बहुत लंबी होती है और वो हमेशा टर करते रहते हैं। मेंढक की जीभ के टच में जो भी आता है वो उसे निकल लेते हैं। तुम परेशान मत हो सैम। मेंढक टिक टिक, पतंग, कीड़े मकोड़े और ड्रैगन फ्लाई
मेढक की आँख एक्सीलेंट होती है। मेढक कभी अपनी आँखें बंद नहीं करता। मेढक अपनी आँखों को ऊपर नीचे, आगे पीछे हमेशा घुमाता रहता है, वो भी एक ही बार में और एक ही समय पर। कमाल है ना? तुम उसके जीभ को टच मत करना। मेढक लंबी छलांग मारते हैं और ये मेढक की सबसे खास बात होती है। ये एक वाटरफॉल। सब लोग ठीक तो है ना? It's okay, Puffer. वाटरफॉल से गिरने के बाद सीधा हम लोग झील में पहुंच चुके हैं। तुम ठीक हो? हाँ, झील। हे, अब ये क्या कह रहा है? हाँ, ये फ्रेश वाटर है। लाफ्टर की कृपा की वजह से आज हम लोग फ्रेश वाटर में आ गए हैं, मगर यहाँ भी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। फ्रेश वाटर में कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे बैस, कैटफिश, कॉरब एंड हार्श। क्या तुम्हें पता है कि 40% मछलियाँ फ्रेश वाटर में पाई जाती है? हाँ, और फ्रेश वाटर इस धरती पर 3% से भी कम पाया जाता है। वो क्या है? जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, वहाँ तक मुझे लगता है कि ये मछुआरा है। वो आदमी कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। ओ वो देखो, कोई एक मछलियों का ग्रुप है। ये मछलियाँ कितनी लाजवाब दिख रही हैं। लाल, पीला, गुलाबी, पर्पल, मैजेंटा, एक साथ सब है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। फ्रेश वाटर में कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ मिलती है। दरअसल ये मछलियाँ यहीं से हर जगह गई हुई हैं। ये अपने रंग बिरंगी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। जब ये मछलियाँ जापान में कोरल रीफ के पास पहुँचती हैं तो जापानी लोग इसे अपना गुड लक मानते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट होती हैं, मगर इनका जीवन काल ज़्यादा नहीं होता है। मैं एक ही मछली को जानता हूँ जिसके पीछे वो शिकारी पड़े हुए थे। जो मछली अकेली जा रही है वो अन्य मछलियों से छोटी क्यों है? ओह, दरअसल वो सुंदर दिखने वाली मछली गोल्डफिश है। ये गोल्ड मछलियाँ बहुत फ्रेंडली होती हैं। ये जरूर हमारी मदद करेंगी। ओह रुको जरा, मैं एंगुलर फिश हूँ और मेरा नाम है पेट्रा। तुम मुझे क्लियो भी कह सकती हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बताओ, तुम लोगों को यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने दोस्त ऑक्टोपस को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बताओ, तुम लोगों को यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, ऑक्टोपस, हाँ, वो मुझे मिला था। तुम उसे ही ढूंढने आई हो। उसने मुझे अपनी भयानक कहानी सुनाई। बहुत डरा हुआ था वो। कुछ शार्क उसे महासागर में निगलना चाहते थे, इसलिए वो भागते हुए यहाँ तक आ गया। तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ गया? हाँ, वो अब तक बहुत दूर निकल चुका होगा। वापस महासागर की तरफ गया है। कोई बात नहीं, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया गोल्डफिश। वाओ, मजा आ गया। मुझे समुद्री लहरों की आवाज बेहद पसंद है। सैम, सॉल्ट वाटर में आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना? वो सब कोरल है। हम लोग ओपन महासागर में आ गए हैं सैम। हम लोग अभी तक कोरल रीफ तक नहीं पहुंचे हैं। ओपन महासागर में भी बहुत सारी मछलियां रहती हैं। ऐसी जगह पर कई तरह के समुद्री प्राणी भी पाए जाते हैं। बहुत सारे समुद्री प्राणी, जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल और इनसे भी कहीं ज्यादा प्राणी। वाओ, अब तक ये अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? वाओ, कितनी सुंदर आवाज है। वो जरूर टॉनी कैट्स होंगे। क्या बोली? टॉनी कैट्स के बारे में बताती हूँ। वो एक तरह के सेल्स होते हैं। वो ज्यादातर चट्टानों पर जाके बैठ जाते हैं
वो बाहर तट पर बैठकर सनलाइट का मजा लेते हैं। लगता है ये बहुत लेजी होते हैं। ग्रेट। हाँ, ये समुद्र के साथ साथ बाहर भी रह लेते हैं और बाहर घूमने के बाद समुद्र में वापस आ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ। जो भी हो, ये मस्त मौला दिखते हैं। हाँ, ये हमेशा अपने जोड़ी के साथ रहते हैं। ये पानी में नहाते हैं तो उन्हें ठंड नहीं लगता है क्या? ये पानी में जमकर नहाते हैं और जब इन्हें ठंड लगती है तो ये बाहर धूप में चले जाते हैं। धूप सेकने के बाद ये वापस पानी में आ जाते हैं। ये बिल्ली की तरह आवाज निकालते हैं और ये पानी के अंदर भी सो लेते हैं। ये सोचने वाली बात है कि गर्भवती मादा उसमें सांस कैसे ले पाती है। ये सच में बहुत ही कमाल है ना? क्या सेल्स को अच्छे से तैरना नहीं आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेल्स तैरने में बहुत फुर्तीले होते हैं। ये जितने शक्तिशाली होते हैं उतनी ही सफलता से ये तैर भी लेते हैं। और तुम गैस करो वो क्या खाते होंगे? मछली। बिल्कुल सही दोस्तों। वो देखो, वो भी मछली है क्या? वो दूसरे प्राणी हैं जिन्हें पक्षी कहा जाता है। उनके पास भी पंख, पैर, हड्डी सब कुछ होता है। फ्लाइंग। ऐसी बात है, ये जरूर मछलियाँ ही होंगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो मछलियाँ खाते हैं और इसीलिए ऊपर मंडराती रहती हैं। ये ईगल है जो 150 से 300 के मीटर तक की ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेते हैं और उन्हें झपट्टा मारकर अपने पंजों में लेकर उड़ जाते हैं। इनकी नजरें बहुत तेज होती हैं। वो जब भी किसी मछली पर पंजा मारते हैं तो मछली बच नहीं सकती। ये पक्षी जिस मछली को पकड़ते हैं, अगर उन मछलियों की जगह मैं होता तो इतना फास्ट भागता कि ये मेरा पीछा ही नहीं कर पाते। वो कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं है, ये ईगल है। शिकार करने में इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनकी चोंच बहुत नुकीली होती है। वो कहीं हमें ना देख ले। हमें नीचे चलना चाहिए। चलो चलो जल्दी करो, वरना हम बच नहीं पाएंगे। क्या तुम तीनों किसी ऑक्टोपस को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ। तो तुम लोग सही दिशा में जा रहे हो। वो एक शार्क से बचकर इधर ही निकला है। वापस आने से डर रहा है। शार्क अभी भी उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ऑक्टोपस तुम्हारा दोस्त उनसे बहुत डरा हुआ है। शार्क तो चारों तरफ फैले हैं। ओ नहीं, वो किस तरफ गए हैं? वो सामने की तरफ गया है। जल्दी उसका पीछा करो, जल्दी जाओ, नहीं तो शार्क उसका काम तमाम कर देंगे। गुड लक जेनी। कहीं वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? शार्क अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो हमारा दोस्त है, हमें उसे बचाना होगा। चिंता मत करो, मैं उससे निपटता हूँ। नहीं सैम, तुम उसके पास मत जाओ। वो लोग तुम पर हमला कर देंगे। छोड़ दो, आ जाओ वापस। अरे दुष्ट शार्क, तुम ऑक्टोपस को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। संभल कर रहना सैम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी क्या करूं? सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो सही है। तुम हमारे दोस्त हो सैम। हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस एडवेंचर गेम में तुम लोगों के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ऑक्टी, अब तुम सेफ हो। प्रफर क्या बोली? वो बोली कि तुम हमारे नए दोस्त हो। हाँ वो तो है। अब ऑक्टोपस भी मेरा नया दोस्त बन चुका वो तो है। ठीक है, मगर अन्य शार्कों का क्या करेंगे? वो जब हमारे सामने आएंगे तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? शार्क! वो सब वापस आ रहे हैं। बट वो तुम्हें खाने तो नहीं आ रहे हैं ना? ओह, वो इसे खाने नहीं आ रहा है? कमाल है।
ओह, ये कह रहा है शार्क इसका काफी समय से पीछा कर रहे थे। कोरल रीफ, खुला महासागर, चट्टान, समुद्र का ऊपरी भाग, निचली भाग, झील, वाटरफॉल्स। सच्चूरित, सच में ये कितना थक गया होगा, है ना? वो भी थक गए होंगे। ऑक्टोपस ने बहुत हिम्मत से काम लिया है। ऑक्टोपस के इतने तैरने की वजह से शार्क इससे बहुत इम्प्रेस हुए होंगे। और पता है शार्कों ने इसे क्या कहा? तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इतना तैरने वाला ऑक्टोपस पहले कभी नहीं देखा था। अब हम तुम्हें नहीं खाएंगे और तुम हमारे दोस्त हो। नो वे। अब हमारे कुछ नए दोस्त भी बन चुके हैं। वाह, इस कहानी का अंत बहुत लाजवाब हुआ। याहू! आई लव मैरी। काश कोई खूबसूरत मछली मिल जाती तो नया दोस्त बना के बहुत मजा आता। लाजवाब। आखिरकार इस कहानी का अंत हुआ। ये कहानी अन्य कहानियों की तरह नहीं थी। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। समुद्र में ऐसी और भी कितनी कहानियां होती रहती हैं।
महासागर धरती पर 70% कुल भाग घेरे हुए हैं। समुद्र के बारे में पूरी तरह जानना लगभग नामुमकिन है। याहू! 3 मछलियां। ये तो वेल के मुंह में लगभग पहुंच ही गई थी, मगर भगवान का शुक्रिया, ये बच गई। ऑन आवर यार्ड्स। अरे मैं तो वैसे ही सबकी मदद करता रहता हूँ। अपने दोस्त को ढूंढने। हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया है, हम लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। और कुछ लाजवाब प्राणियों से उनकी मुलाकात। ये समुद्री घोड़ा है। जेलीफिश, 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 वाह! ये कितने क्यूट है ना? 1 वेल, लगता है उस जहाज में खजाना छुपा है और एक एडवेंचर। वाह! वो देखो। याहू! समुद्र के नीचे। भागो!